आप सभी का क्रॉनिकल्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक वार्म वेलकम है। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि एक करंट अफेयर्स बेस्ड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को हमने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया है, जिसमें जो भी ऑन अ डेली बेसिस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेवलपमेंट हो रही हैं, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से, साइंस एंड टेक्स, हिस्ट्री या जो भी फर्दर एकेडमिक डिसिप्लिन्स हमारे एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हैं, उनको हम इस करंट अफेयर प्रोग्राम में डील करेंगे। इस प्रोग्राम को हमने लूसिडली डिजाइन किया है ताकि एक रिक्विजिट अमाउंट ऑफ डोज अलोंग विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल सके, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन क्वाइट स्ट्रॉन्ग और बेटर हो सके। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। इंडियन इकोनॉमी में के सिलेबस में इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सब टॉपिक जो यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन्ड है, तो हम इंडियन इकोनॉमी का जो आज का आर्टिकल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डील करेंगे। और ये आर्टिकल हम डील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यूज़ में इसलिए रहा है कि 24 जनवरी को हमारी यूनियन कैबिनेट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम को जो है अप्रूवल दे दिया है। और वो स्कीम क्या है? दैट स्कीम इज रिलेटेड टू फॉस्टरिंग कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन, यानी कि कोल गैसिफिकेशन, कोल सेक्टर के गैसिफिकेशन को फॉस्टर करने के लिए ये स्कीम को जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। इस स्कीम की प्रायोरिटी, की फोकस एरिया ये है कि ये स्कीम स्टेट पीएसयूज अलोंग विद द प्राइवेट सेक्टर के जॉइंट कोलैबोरेशन के थ्रू रन होगा। एंड अर्लियर ऑलरेडी जो है दो वेंचर जो है कोल इंडिया और गेल, जो हमारी दो लीडिंग पीएसयूज हैं अलोंग विद कोल इंडिया एंड भेल, जो है ऑलरेडी ऐसे कुछ जॉइंट वेंचर्स पे काम कर रही हैं। तो इस स्कीम की जो ऑपरेशनलाइजेशन का टारगेट दिया गया है वो 2028 से 2029 तक ये स्कीम ऑपरेशनलाइज हो जाना चाहिए और अराउंड 5 इयर्स का विंडो पीरियड रखा गया है। अब इस सेक्टर को फंक्शनल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अराउंड 8,500 करोड़ का जो वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड की है। तो ये हम समझते हैं कि वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग से आप क्या समझते हैं। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग को अगर एक ईजी टर्म में बताया जाए तो कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए जो भी रिक्विजिट अमाउंट ऑफ फंड चाहिए, अगर वो कोई अवेल करा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट दे रही है, किसी बॉडी से लिया जा रहा है, तो उसे वायबिलिटी गैप फंडिंग बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए आपको अराउंड 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और आपके पास जो है 70 रुपीज़ हैं, राइट, और 30 रुपीज़ की जो आपके पास डेफिशिएंसी है उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर वो 30 रुपए का जो गैप है अगर वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, यानी कि अगर वो फंडिंग जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इसलिए कि वो प्रोजेक्ट वायबल हो सके, उसी को जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग बोलते हैं। तो ऐसे स्कीम को जो कोल सेक्टर से रिलेटेड है उसको वायबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अराउंड 8,500 करोड़ का जो बजट आवंटन किया है, ताकि जो भी सेक्टर, चाहे वो पीएसयूज या प्राइवेट सेक्टर जो भी इस स्कीम में काम कर रहे हैं, उनको जो है फंड अवेल किया जा सके थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग। इस स्कीम को मोर फंक्शनल बनाने के लिए, मोर प्रेसाइज और मोर बेटर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है, जिसमें कैटेगरी 1 में अराउंड 4,500 करोड़ का जो है बजट एलोकेट किया गया है, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट पीएसयूज को ही टारगेट किया गया है, राइट। सेकेंड कैटेगरी में आपकी जो है प्राइवेट सेक्टर अलोंग विद स्टेट गवर्नमेंट पीएसयूज, ये दोनों कोलैबोरेट करके काम करेंगे और इनके लिए जो बजट एलोकेशन है वो 3,850 करोड़ है। और तीसरी कैटेगरी है जो भी ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स हैं या स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स हैं जो गैसिफिकेशन प्लांट से रिलेटेड है, उनके लिए जो है बजटरी एलोकेशन किया गया है। अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन में ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि जब भी गवर्नमेंट फंक्शन करती है, कल के दिन आप जब भी सर्विसेज में सिलेक्टेड होंगे तो गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है, या फिर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जब कोलैबोरेट करते हैं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए तो क्या क्या की फोकस एरिया रखा जाता है, ये इन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। तो यू कैन सी कि ये जो कोल गैसिफिकेशन की से रिलेटेड इस स्कीम का अप्रूवल किया है,
आप समझते हैं कि इसकी नीड क्या है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इस स्कीम का अप्रूवल क्यों किया गया है, आखिर यूनियन कैबिनेट अप्रूव किया है तो कोई कोर पर्पस होगा। तो एज यू नो कि हमारी कंट्री जो है एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, कंटेम्प्रेरी टाइम में हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आने वाले टाइम में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। तो हमारी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के साथ साथ जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, जो पैरामीटर्स के, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विसिंग सेक्टर हो, ये सब एनर्जी बेस्ड है, यानी कि एनर्जी के रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे हमारी इंडस्ट्रीज फंक्शन करती हैं। और उसके लिए आपको चाहिए क्या, कोल चाहिए, क्रूड ऑयल चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए ताकि आपकी हमारी जो इकॉनमी फंक्शन कर सके। और क्यों कि हमारी प्रोडक्शन डोमेस्टिक लेवल पे क्वाइट लो है, या तो हमारे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, या रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है तो उनको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं या एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन एनर्जी नीड्स के लिए हमें जो है इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, यानी कि हम बाहर से इम्पोर्ट कराते हैं। और बाहर से इम्पोर्ट, एज यू नो कि क्रूड ऑयल हम बाहर से इम्पोर्ट कराते हैं। ऑल्दो कोल के बहुत सारे रिजर्व्स हमारे इंडियन लैंडमास पे अवेलेबल हैं, लेकिन आइदर वो कमर्शियली वाइबल नहीं है, उनका हम प्रॉपर एक्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ऑल बिकॉज कि हमारे पास या तो उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का इशू है। तो इन चीज़ों को हम मीट आउट नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए जो हम इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। और इम्पोर्ट से होता क्या है कि हमारी जो है बजटरी कंस्ट्रेंट होती है, हम यानी कि हमारे करंट अकाउंट, हमारा जो बजट का करंट अकाउंट है उस पर जो है हमारा जो है एक स्ट्रेन पड़ता है। बियॉन्ड दैट कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स हैं, राइट, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के फंक्शनिंग के लिए उनकी ज़रूरत हो, जैसे फर्टिलाइज़र हुआ, नेचुरल गैस का जो सेक्टर हुआ, या स्टील का प्रोडक्शन हुआ। ऐसे कंपनीज़ को कुछ बाई प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि एथनॉल आपका हुआ, मेथनॉल, डाई मेथाइल ईथर, अमोनियम नाइट्रेट। ये ऐसे बाई प्रोडक्ट्स हैं जो गैसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो है डेवलप होते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को भी हम जब बाहर से जो इम्पोर्ट कराते हैं। तो इस इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को मीट आउट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने ये फोकस किया है कि हम डोमेस्टिकली लोकल लेवल पे जो है कोल गैसिफिकेशन करेंगे, ऑल बिकॉज कि हमारे पास खुद के कोल रिजर्व्स जो कि फॉरेस्ट से कवर्ड हैं, उनको हम अगर एक्सप्लॉइट करेंगे थ्रू गैसिफिकेशन प्रोसेस, तो ये इंपोर्ट जैसी समस्या जो है वो ख़त्म हो सकती है। और इसी बिहाफ पे गवर्नमेंट ने अपना एक एम्बिशियस गोल रखा है कि बाय 2030 हम अराउंड 100 मिलियन टन्स का जो है कोल गैसिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। तो यू कैन सी कि गवर्नमेंट का की फोकस एरिया क्या है, किन किन चैलेंजेस की वजह से जो ये स्कीम को अप्रूवल दिया गया है। नाउ अब समझने की बात यह है कि कोल गैसिफिकेशन क्या है। अब तक तो हमने न्यूज़ रिलेटेड डेवलपमेंट देख लिया कि रीज़न क्या है, पर्पस क्या है कोल गैसिफिकेशन का। अब प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोल गैसिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, या सिन गैस से आप क्या समझते हैं, सिंथेसिस गैस इसको बोलते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। प्रीलिम्स में एक डायरेक्ट अब पास्ट ईयर्स में भी पूछा गया और इससे रिलेटेड अभी भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एज यू नो कि कोल जो है डाउन द सरफेस जो है कोल ऐसे रिजर्व्स में पाया जाता है और इसको जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है या एक्सकेवेट किया, इनकी माइनिंग की जाती है, तभी इनका यूटिलाइजेशन हो सकता है। बियॉन्ड दैट इंडिया में जो कोल अवेलेबल है वो हाई ग्रेड ऑफ कोल नहीं है, यानी कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस जो हाई ग्रेड ऑफ कोल है, जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है कि उनको अगर जलाया जाए तो ज़्यादा हीट आता है, ऐसे कोल जो इंडिया में कम है। लिग्नाइट, पीट जैसे कोल अवेलेबल है जिनका सल्फर कंटेंट ज़्यादा है, ऐश कंटेंट ज़्यादा है, जो कि काफ़ी पॉल्यूशन कॉज करते हैं। और इन कोल को जो एक्सकवेट करने के लिए, माइन करने के लिए काफ़ी टेक्नोलॉजी, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इस कोल गैसिफिकेशन का जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और ये टेक्नोलॉजी फंक्शन कैसे करती है कि कोल को जो है पार्शली ऑक्सीडाइज किया जाता है, किससे, एयर से, ऑक्सीजन से, आइदर स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ फ्यूल गैस। यानी कोल जो है आपके नीचे सरफेस ऑफ द सॉइल में लोकेटेड है, उसको जो आइदर वाटर के थ्रू ऑक्सीडाइज किया जाता है, ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीडाइज किया जाता है, ताकि एक गैस जो है डेवलप हो सके। और इस प्रोसेस को जो है इन सीटू गैसिफिकेशन ऑफ कोल बोलते हैं, या अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें कोल को जो है गैसेस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं और इसको जो है वेल के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी कि आपको जो कोल को एक्सकवेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब सरफेस यानी कि सॉइल के बिलो सरफेस जो कोल अवेलेबल है उसी को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, और उस कोल के ऑक्सीडाइजेशन के बाद जो गैस निकलती है, ऐसा बाई प्रोडक्ट जो भी गैस निकलती है उसको जो हम यूज़ करते हैं। और वो बाई प्रोडक्ट जो गैस निकलती है वो कौन कौन सी होती हैं, एक आपका मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द वाटर वेपर, ऐसे जो है बाई प्रोडक्ट इस कोल गैसिफिकेशन से निकलती है। और इन्हीं गैस को जो हम सिन गैस बोलते हैं, यानी कि सिंथेसिस गैस, राइट।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इनको जो है सिंथेसिस गैस बोलते हैं, और इन्हीं गैसेस के बाई प्रोडक्शन के थ्रू जो है कोल गैसिफिकेशन के थ्रू ये जो बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, और इनके यूटिलाइजेशन के थ्रू जो है हम अपनी जो है इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। जैसे कि यू कैन सी कि हाइड्रोजन ऐसे बाई प्रोडक्ट निकलता है, एंड ऑफ रिसेंट आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल पे फोकस, जिसमें हाइड्रोजन एक की इंपॉर्टेंट एरिया है। तो अगर कोल गैसिफिकेशन के थ्रू हाइड्रोजन अगर प्रोड्यूस होता है तो हम अपनी कार्स को जो है हाइड्रोजन के थ्रू फ्यूल कर सकते हैं, और अपनी डिपेंडेंसी फॉसिल रेस्ट पार्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल पे जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। बिसाइड्स फर्टिलाइजर सेक्टर्स, आपने देखा हो कि फर्टिलाइजर्स कंपनी जो है नेचुरल गैस का यूटिलाइजेशन करती हैं फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इन नेचुरल गैस की नीड के लिए हमें जो है बाहर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ऐसे अगर बाई प्रोडक्ट मीथेन जैसे कुछ बाई प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनको हम यूटिलाइज करके जो है अपनी डोमेस्टिक नीड्स को मीट आउट कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट ये जो हमारी बाई प्रोडक्ट्स हैं इनका लार्जर एक्सटेंट या लार्जर यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि फर्टिलाइजर के सेक्टर में फ्यूल, अभी मैंने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन ऐसा फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है, सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है, और सिंथेटिक मटेरियल्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। स्टील कंपनीज, एज आई डिस्कस, की स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है कोकिंग कोल पे डिपेंडेंट होती हैं ताकि अपने प्लांट्स को रन कर सकें। और कोकिंग की कोल किस लिए? ताकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट, और एनर्जी इस कोकिंग कोल का सब्स्टिट्यूट ही अगर हमें मिल जाए थ्रू सिन गैस, तो हमारी जो है कॉस्ट कटिंग हो सकती है और इंपोर्ट डिपेंडेंसी लो हो सकती है। बियॉन्ड दैट थर्मल पावर प्लांट्स में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो कोल का यूटिलाइजेशन किया जाता है, और भी बहुत सारे सोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो इस सिंथेसिस गैस के थ्रू जो बाई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके यूटिलाइजेशन के थ्रू जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी जो अपनी हेल्प कर सकते हैं। बियॉन्ड हाइड्रोजन फ्यूल भी है जो कि एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज किया जा सकता है, आइदर आप फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में या अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग में, या एज अ फ्यूल जो है ये बाई प्रोडक्ट्स यूज़ किया जा सकता है। तो यू कैन सी कि इसीलिए गवर्नमेंट का की फोकस एरिया है कि कोल गैसिफिकेशन किया जाए। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कोल का गैसिफिकेशन कैसे होता है। ऑक्सीडाइज किया जाता है इनको वाटर और ऑक्सीजन के थ्रू, फिर ये जो गैस आती है यहाँ पे इनको आर्टिफिशियल चैम्बर में ऐसे यूटिलाइज होता है, और ये एक बाई प्रोडक्ट निकल के आता है। उसमें बाई प्रोडक्ट मैंने डिस्कस ही किया कि मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है ऐसे बाई प्रोडक्ट आते हैं, और इन्हीं सिन गैस का यूटिलाइजेशन करके हम जो है अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऐसे बाई प्रोडक्ट या ऐसे की इंग्रेडिएंट्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन्हीं कोर पर्पसेस के लिए जो है इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, और इसी की फोकस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है इस जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम को जो अप्रूवल दिया है, ताकि हमारी एनर्जी की नीड जो है क्वाइट बेटर यूटिलाइज हो सके, और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या मिनिमम हो सके, ताकि हम बाहर जो है इंपोर्ट डिपेंडेंसी पे क्वाइट लो रहें। नाउ जो अगला आर्टिकल हम डील करने जा रहे हैं वो एक साइंस से रिलेटेड आर्टिकल है, एंड मोर स्पेसिफिक की हेल्थ एंड डिसीजेस से रिलेटेड आर्टिकल है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में ऐसे हेल्थ एंड डिसीजेस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनके पीछे पॉजिटिव फैक्टर क्या है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ रिलेटेड आर्टिकल है, और ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि ऑफ अ रिसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया है एक नए ट्रीटमेंट प्लांट, रिवैम्प ट्रीटमेंट प्लांट के लिए टू क्योर या कर्ब जो है लेप्रोसी। लेप्रोसी एक डिजीज़ है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के थ्रू कॉज होता है। तो इस डिजीज़ को क्योर या कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया रिवैम्प ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस किया है, ऑल बिकॉज कि हमारा इंडिया का जो एक टारगेट रखा गया है 2020-27 तक इस डिजीज़ को एलिमिनेट कर देना या इसके ट्रांसमिशन पे टोटली कर्ब लगाना। ये इंडिया का एम्बिशियस प्लान है। तो अगर आपसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में पूछे कि कब तक लेप्रोसी को जो है इंडिया से इरेडिकेट या कर्ब करने का है, तो ईयर 2027 तक इंडिया में जो ये टारगेट रखा गया है, और ये टारगेट इन कोहेरेंस है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, जिसमें इस एसडीजी में फ्रॉम द ईयर 2021 से लेकर 2030 यानी कि इन 10 सालों में एक रोड मैप डिवाइस किया गया था जिससे कि लेप्रोसी को कर्ब किया जा सके। तो इसी कोहेरेंस में जो है ये लेप्रोसी ट्रीटमेंट प्लान जो है डिवाइस किया गया है। तो हम देखते हैं कि आखिर लेप्रोसी डिजीज क्या होता है। इस लेप्रोसी डिजीज को हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं, ऑल बिकॉज कि इसको 1873 में जो है हैंसन ने जो है डिस्कवर किया था। तो उन्हीं के नाम के बिहाफ पे लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। और ये डिजीज जो है एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्राई बोलते हैं।
और ये की फोकस ध्यान देने की ज़रूरत है एग्जाम में कि ऐसे कुछ डिसीजेज जब आते हैं तो उनका पॉजिटिव फैक्टर पूछा जाता है कि वो बैक्टीरिया के थ्रू हो रहे हैं या वायरस के थ्रू या फंजाई के थ्रू। तो यू शुड रिटेन कि बैक्टीरिया द्वारा कॉज होता है और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी जो स्किन है, जो भी इंडिविजुअल इस लेप्रोसी से सफ़र करता है उसके स्किन पे ऐसे लीजन्स कॉज हो जाते हैं, बहुत सारे पैचेस, पिंक पैचेस हो जाते हैं और ये जो है इंडिविजुअल के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी आपका नर्वस सिस्टम है उसको जो है इम्पैक्ट करता है, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इम्पैक्ट करता है। एंड बियॉन्ड दैट इसका एक फैक्टर ये है कि ये प्रोग्रेसिव या परमानेंट डिसेबिलिटी भी कॉज कर सकता है अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। यू कैन सी इन दिस इमेज कि कैसे एक इंडिविजुअल का लिम्प जो है उसका एट्रिशन हो गया, डिफॉर्मिटी हो गई है, राइट। हिंदी में इसको कोड बोलते हैं। तो ऐसे डिजीज को जो है एक स्टिग्मा के थ्रू सोसाइटी में अर्लियर देखा जाता था अगर गांव में, क्योंकि हिस्टोरिकली ये डिजीज होता आ रहा है कि 1873 में आपने देखा कि इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो गाँव में या सोसाइटी में अगर कोई लेप्रोसी से सफ़र कर रहा है तो क्वाइट स्टिग्मेटिक व्यू से देखा जाता था, उसको हटा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये डिजीज जो है ट्रांसमिटेबल है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये डिजीज जो है क्वाइट स्टिग्मा से देखा जाता था एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड ये इंडिविजुअल्स को जो है इम्पैक्ट करता आया है। तो इसी बिहाफ पे लोगों में कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस लाने के लिए लेप्रोसी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है अराउंड द वर्ल्ड। जो जनवरी का लास्ट संडे होता है उस दिन मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में इसको जो 30 जनवरी में मनाया जाता है। और उसके पीछे रीज़न है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है लेप्रोसी से सफ़र कर रहे इंडिविजुअल के सर्विस में काफ़ी काम किया था, लोगों में कॉन्शियसनेस डेवलप की थी। तो इसी बिहाफ पे जो है वर्ल्ड लेप्रोसी डे को लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए इंडिया में जो है 30 जनवरी को जो है ये लेप्रोसी मनाया जाता है। यू कैन सी इन दिस इमेज की कैसे जो है लेप्रोसी के थ्रू एक इंडिविजुअल अगर इम्पैक्ट होता है तो उस पर क्या क्या इम्पैक्ट होती है। स्किन लीशन होता है, लिम्स का ऐसे एट्रिशन होता है, ऐसे पिंकिश लीशन जो है स्किन पे जो कॉज होते हैं। तो इन्हीं को एलिमिनेट करने के लिए, इसी डिजीज के ट्रांसमिशन को कर्व करने के लिए नया ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस किया है। उसको हम देखते हैं कि आखिर क्या है, क्या ट्रीटमेंट प्लान और डिवाइस किया गया है। तो इसकी ट्रांसमिशन जो है थ्रू बैक्टीरिया होती है। अगर कोई इंडिविजुअल जो स्नीज कर रहा है, इन्फेक्टेड है और उसके नोज के जो ड्रॉपलेट्स हैं, यानी कि अगर वो स्नीज कर रहा है या उसका माउथ से किसी का कांटेक्ट हो रहा है, ये डिसीज एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स में जो है ट्रांसमिट हो सकती है। लेकिन ये डिसीज जो है क्योरेबल है, पहले इसका कोई क्योर नहीं था, इसीलिए बहुत स्टिग्मा से देखा जा रहा था। लेकिन इसका क्योर है और वो क्योर क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी, MDT। अब यूपीएससी मेंस में आई थिंक 2013 या 15 में एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड कि MDR TB क्या है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस TB क्या है, या XDR TB एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट TB क्या है। तो ये लेप्रोसी से रिलेटेड एक टर्म है जो आपके प्रीलिम्स या मेंस में फॉर श्योर पूछा जा सकता है कि आखिर मल्टी ड्रग थेरेपी क्या होती है। तो ये मल्टी ड्रग थेरेपी जो है लेप्रोसी से रिलेटेड है। इसी को क्योर करने के लिए कुछ लाइन ऑफ ड्रग्स दिए जाते हैं, कुछ ड्रग्स मेंशन किए गए हैं, उन्हीं ड्रग्स को जो है मल्टी ड्रग थेरेपी बोलते हैं। तो इस डिजीज को क्योर करने के लिए इंडिया में जो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम रन किया जा रहा है, जिसमें एक 3 ड्रग रेजिमेन यानी कि 3 ड्रग ऐसे हैं जो इस मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट प्लान में दिए जाते हैं। वो ड्रग हैं कौन कौन से? पहला आपका है डैप्सोन, रिमाफेमेपिसिन एंड क्लोफाजिमीन। ऐसे 3 ड्रग हैं, DRC आप इनका ऐसे एक्रोनिम बना सकते हैं। ये 3 ड्रग जो हैं इस लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर मेंस में ऐसा एग्जामिनेशन आ जाता है या प्रीलिम्स में, क्योंकि आजकल बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो यू शुड नो ये 3 ड्रग जो हैं लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं और इस थेरेपी को जो है मल्टी ड्रग थेरेपी यूज किया जा सकता है। एंड 2 टर्म हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। एक है पॉसीबैसिलरी एंड मल्टी बैसिलरी, राइट। तो पॉसीबैसिलरी वो लेप्रोसी का स्टेज है जो कि एडवांसमेंट नहीं दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये डिजीज फर्दर एडवांस नहीं होगा। तो ऐसे डिजीज को जो लेप्रोसी को जो है पॉसीबैसिलरी में कैटेगराइज किया है। और अगर ऐसा कुछ सिम्टम दिखता है बायोप्सिस में कि ये डिजीज बढ़ सकता है, यानी कि एडवांसमेंट के साइन दिखते हैं, तो उनको मल्टी बैसिलरी टर्म यूज किया जाता है। और इसी बिहाफ पे जैसा ये डिजीज है उसी बिहाफ पे जो है ड्रग का ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहले जो था, जो रोड मैप था, वो 6 मंथ के लिए 2 ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाता था। लेकिन WHO के अप्रूवल के बाद ये 3 ड्रग्स जो है 12 मंथ्स के लिए, 12 महीने के लिए जो है
इन ड्रग्स का जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है और उस ट्रीटमेंट को मल्टी ड्रग थेरेपी बोलते हैं। तो इसी रोड मैप को जो है ग्रीन सिग्नल ऑफ अ रीसेंट गवर्नमेंट ने दिया है, क्योंकि इसका अप्रूवल जो है WHO के थ्रू जो है मिला है, राइट। और इस स्कीम की कोर फैक्टर ये है कि ये स्कीम का सपोर्ट जो है WHO के थ्रू मिलता है, क्योंकि WHO ने एग्री किया है कि इस स्कीम से रिलेटेड जो भी ड्रग्स हैं उनको जो है रेगुलर बेसिस पे सप्लाई करेगा। कब से? अप्रैल 1, 2025 तक। तो ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को एक सूटेबल मेजर दे देता है कि तब तक ये मेडिसिन को जो है ये लोग स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो थ्रू WHO अप्रूवल जो है इनका मेडिसिन का जो है या ये ट्रीटमेंट जो है डिवाइस किया गया है, और इसका फाइनेंशियल सपोर्ट भी थ्रू WHO और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे निप्पन फाउंडेशन और नोवार्टिस जो है सिंस 2000 से जो है फैसिलिटेट कर रही हैं। तो देखिए आप प्राइवेट सेक्टर भी कैसे कोलैबोरेट कर रहा है थ्रू फंड जो है, ताकि ये डिसीज जो कर्व किया जा सके। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो लेप्रोसी के इरेडिकेशन के लिए काम किया जा रहा है 2027 तक, जो एम्बिशियस टारगेट इंडिया ने रखा है, वो क्वाइट सूटेबली हैंडल किया जा सकता है और लेप्रोसी जैसी डिजीज जो है इरेडिकेट की जा सकती है। Now the next article that we are going to deal is related to India and Myanmar's bilateral relations. ये इंडिया और म्यांमार के bilateral relations से related है, और ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि ऑफ अ रिसेंट जो 20 जनवरी को जो है असम पुलिस की जो है पासिंग आउट परेड हो रही थी, उसमें हमारे होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जो इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है उस पर जो फेंसिंग की जाएगी। अब ये देखते हैं कि इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर जो अराउंड 1643 किलोमीटर्स हैं। इन दिस मैप यू कैन सी कि ये म्यांमार है और इसके विसिनिटी पे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जो कि अराउंड 1643 किलोमीटर्स ऑफ द जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश अराउंड 520 किलोमीटर्स बॉर्डर शेयर करता है, नागालैंड 250 किलोमीटर्स बॉर्डर शेयर करता है, साइमल्टेनियसली मणिपुर जो है 398 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, और मिजोरम 510 किलोमीटर जो है बॉर्डर शेयर करता है। तो म्यांमार के थ्रू जो हम अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, और इन्हीं बॉर्डर्स की जो फेंसिंग के लिए हमारे होम मिनिस्टर ने जो है एक अनाउंसमेंट की है। और इसका एम क्या है, इस एम को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि जो म्यांमार कॉलोनियल टाइम पीरियड से पहले जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के, वो और म्यांमार में काफ़ी एथनिक सिमिलरिटी थी। इनका कल्चर, इनका ओरिजिन क्वाइट सिमिलर था, एक कनेक्टिविटी थी। लेकिन कॉलोनियल रूल के बाद एंग्लो बर्मीज वॉर होता है, आप देखते हो 1826 में ब्रिटिशर्स और म्यांमार के बीच में वॉर होता है, ट्रीटी ऑफ यांडबो साइन होता है, 1852 में वॉर होता है। तो इनके बीच में जब वॉर होता है तो ब्रिटिशर्स जो आर्टिफिशियली इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री को जो है डिवाइस करते हैं, जिसमें सेम फैमिली या सेम एथनिक आइडेंटिटी से रिलेटेड लोग सेपरेट हो जाते हैं। तो इन्हीं आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने जो है फ्री मूवमेंट रेजीम को शुरुआत किया था कि इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, यहाँ पे जो भी बॉर्डर स्टेट्स पे लोकेटेड इंडिविजुअल है वो फ्रीली जो है मूव आउट कर सके, और इसके लिए उनको कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ये जो लोकल पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा, ट्रेड को प्रमोट करेगा, एजुकेशन या हेल्थ केयर की सर्विसेज जो हैं एक दूसरे को एसेसिबल कर सकेगा, ताकि जो इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस क्वाइट स्ट्रेंथन हो सके। और ये फ्रॉम इंडिपेंडेंस चला आ रहा है, इस फ्री मूवमेंट रेजिम की जो डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन 2018 में जो है अराउंड 1600 किलोमीटर का जो रीजन है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में, 16 किलोमीटर का जो रीजन है वो बिना किसी वीज़ा के थ्रू जो है आइदर इंडिया के लोग म्यांमार में 16 जा सकते थे और म्यांमार के लोग इंडिया में जा सकते थे। तो ये फ्री मूवमेंट रेजीम इसको बोला जाता है। लेकिन इस रेजीम का जो है मिस यूटिलाइजेशन होने लगा, इसके कुछ इश्यूज एंड कंसर्न्स थे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो है ये फेंसिंग की बात की गई है। और वो हम देखते हैं कि इशू अपराइज क्या हुआ है। ऑफर रिसेंट आपने देखा कि मैती और कुकी ट्राइब के बीच में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, मोर स्पेसिफिक इन मणिपुर में काफ़ी वायलेंस हुआ, मास एट्रोसिटीज़ हुई। और इनके पहले भी ड्रग ट्रैफिकिंग अलॉन्ग विद वेपन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म जैसे इशू जो क्वाइट रैम्पेंट और प्रिवेलेंट रहे हैं इन दिस एरियाज अराउंड सराउंडिंग द बॉर्डर। अब म्यांमार आप देख रहे हो यहाँ चाइना के साथ भी बाउंड्री अपनी शेयर करता है। तो चाइना जो है म्यांमार का ये रूट यूटिलाइज करता है वेपन्स को सप्लाई करने में, ड्रग्स को सप्लाई करने में, राइट। तो ये फ्री मूवमेंट रेजीम जहाँ पे कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, इनका मिस यूटिलाइजेशन हुआ है, जिससे कि सिक्योरिटी इशू इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ
द स्टेट्स में जो काफ़ी एराइज हो सकते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि अनफेंस बॉर्डर है तो उसकी वजह से एक इशू एराइज हो रहा है। ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू अभी मैंने डिस्कस किया। बियॉन्ड दैट कुछ वाइल्ड लाइफ की ट्रैफिकिंग भी होती है, क्योंकि ये काफ़ी वेजिटेशन यहाँ काफ़ी प्रॉस्पेरस है, बहुत सारे नेशनल पार्क और फॉरेस्ट हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनकी ट्रैफिकिंग या इनकी मूवमेंट या ट्रेड पे बैन है, ये इस ट्रेड के थ्रू जो है इनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, राइट। और यही फ्री मूवमेंट रेजीम जो है, जो अब मणिपुर में वायलेंस हुआ था, वो एक फैक्टर माना गया था कि ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से वायलेंस हुआ। एंड बियॉन्ड दैट म्यांमार पिछले कई सालों में रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ऐसे यू नो कि रोहिंग्या मुस्लिम जो म्यांमार में रहते तो उनको जो वहाँ से निकाल दिया गया, तो ये जो रेफ्यूजीज़ का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एक चैलेंज की तरह आया है। इंडिया और जो भी बॉर्डरिंग नेशंस या कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए जो फ्री मूवमेंट रेजिम है इसकी फेंसिंग पे फोकस किया गया है। एंड बियॉन्ड दैट जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जो रीजनल पॉलिटिक्स है या जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हैं, उन्होंने भी इस फ्री मूवमेंट रेजीम को जो है रिस्पॉन्सिबल माना है वहाँ पे वायलेंस या इंस्टेबिलिटी कॉज होने के लिए। जैसे कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि जो एथनिक वायलेंस हुआ है वो इसी मूवमेंट की वजह से हुआ है। यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं जो म्यांमार से, रोहिंग्या मुस्लिम से और भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो इलीगली जो है यहाँ सेटल कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न में जो ट्राइबल्स हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो बाहर से कोई भी आता है तो एक इंस्टेबिलिटी या एक कॉज ऑफ कंसर्न होता है। तो इन चीज़ों को कर्व करने के लिए जो है म्यांमार जो ये फ्री मूवमेंट रेजिम है इनकी फेंसिंग पे जो फोकस किया जा रहा है, राइट। लेकिन इस एक्शन पे मिजोरम और नागालैंड जैसे एरिया में भी क्रिटिक्स उठाया गया। और क्रिटिक्स है क्या कि उन्होंने बोला कि जो रीजन नियर बाय एरिया से जो नागालैंड या जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोग हैं उनकी एथनिक आइडेंटिटी टू द पीपल ऑफ म्यांमार क्वाइट सिमिलर है। जैसे कि यहाँ के चीन पीपल, जो चीन ट्राइब के पीपल हैं, उनकी और नागालैंड लोगों की जो है एथनिक आइडेंटिटी क्वाइट सिमिलर है। तो अगर ऐसा कुछ मेजर हो रहा है तो ये सूटेबल नहीं है। तो इसके लिए म्यांमार और मिजोरम और नागालैंड ने अपोज किया है। सिमिलरली नागा स्टूडेंट फेडरेशन ने भी इसको कंडेम किया है कि ये एक रेग्रेसिव मेजर है जिसको कर्व करना चाहिए। तो ये एक सीरीज ऑफ डेवलपमेंट थी जो कि इंडिया म्यांमार से रिलेटेड है, मोर स्पेसिफिक फ्री मूवमेंट रेजिम से रिलेटेड। तो अगर यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन आता है फ्री मूवमेंट रेजिम किससे रिलेटेड है या इसके की फीचर्स क्या है, तो ये इंडिया म्यांमार और ये आपके बॉर्डरिंग स्टेट जो हैं टू द म्यांमार, ये आपको ज्योग्राफी में आना बहुत ही ज़रूरी है। Now the last article that we are going to deal with ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल है। ऑल्दो यूपीएससी में एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं पूछे जाते हैं, समहाउ 5 साल या 10 सालों में कुछ ऐसे एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन स्टेट पीसीएस में स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड है और इसका की रीज़न ये है कि रोहन बोपन्ना जो एक इंडियन प्लेयर हैं वो एक ओल्डेस्ट इंडिविजुअल हो गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है 2024 में ये ग्रैंड स्लैम जीता है। यानी कि ही इज़ द ओल्डेस्ट इंडिविजुअल एट द एज ऑफ 43 जो है इन्होंने इस ऑस्ट्रेलियन ओपन के ग्रैंड स्लैम को जीता है। इनकी एज जो 43 और इस एज पे आके इन्होंने इस ग्रैंड स्लैम को जीता है। इनके पार्टनर अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इनके पार्टनर थे ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन, जिन्होंने इटालियन पेयर साइमन बोलिल एंड एंड्रिया वावासोरी को जो है डिफीट किया है। तो सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में अगर कुछ पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम का विलन कौन है, क्योंकि इंडियन थे तो क्वाइट ऑब्वियस है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि क्वेश्चन पूछा जाए। तो एट द एज ऑफ 43 जो है इन्होंने इस ग्रैंड स्लैम को जीता है। ये ग्रैंड स्लैम जो है इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम। इससे पहले ये 2017 के फ्रेंच ओपन में भी मिक्स डबल में जो है अलॉन्ग विथ हिज कैनेडियन पार्टनर जो है ऐसे ग्रैंड स्लैम को जीत चुके हैं। और इनसे पहले जो रोहन बोपन्ना से पहले जो सबसे एजेड ग्रुप में जो किसी इंडिविजुअल ने ग्रैंड स्लैम जीता था वो थे ऑस्ट्रेलियन टेनिस चैंपियन केन रोजलवेल। इन्होंने एज ऑफ 37 में जो है इस ग्रैंड स्लैम को जीता था। तो अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए यूपीएससी प्रीलिम्स में तो अब यू कैन सी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर ग्रैंड स्लैम का कौन था, तो रोहन बोपन्ना क्वाइट ऑब्वियस है। और सबसे ज़्यादा एजेड अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो एट द एज ऑफ 43 जो है रोहन बोपन्ना ने जो है इस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का ग्रैंड स्लैम जीता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज। ऐसी करंट अफेयर्स की न्यूज़ रिलेटेड और रिफाइंड न्यूज़ जो हम डेली लाते रहेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके और आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।